नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आपको बता दें, जब बात करते हैं उसकी, तब कंसेप्ट एकदम से बदल जाता है। और इस बार का जो कंसेप्ट है वो मैं आपके लिए स्पेशल कंसेप्ट लेके आया हूँ। और जो हमारे मेहमान हैं वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से हमारे पास पहुंचे हैं। आपको बता देते हैं कि भारत के अंदर की जो युवा पीढ़ी है, भारत की जो युवा पीढ़ी है, विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने को लेकर और विदेशों में रोजगार पाने को लेकर बेहद ही उत्सुक है। यदि बात करें, इस समय पंजाब से काफ़ी लोग गए हुए हैं, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा से भी काफ़ी बच्चे, काफ़ी लोग रोजगार की तलाश में विदेशों में पहुंच रहे हैं। और इस दौरान कई तरह की परेशानियां उनके जहन में आ जाती हैं, जिसके बाद कई लोग तो बिना शिक्षा ग्रहण किए वापस आ जाते हैं। और जो लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं वो कई कई सालों तक जेलों में सड़ जाते हैं। ओरिजिनल पैनल जिस तरह से जाना चाहिए, उस तरह से ना तो कोई पूछाने वाला मिल पा रहा है और ना ही कोई जाने वाला मिल पा रहा है। जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब खास तौर पर देने के लिए आज हमारे पास पहुंचे हैं पीआर स्टडी एजुकेशन जो सॉल्यूशन है, मुगल के नाल करनाल पे है ये ऑफिस, और उनके एमडी हैं रोहित गहलोत जी। खास तौर पर पहुंचे हैं अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में। सीधी बात करेंगे रोहित जी से। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक टाइम के स्पेशल प्रोग्राम में चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जैसे आपने बोला, पूरी डिटेल में आज इसको लेके पूरी बात करेंगे, ताकि किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे। क्वेश्चन रहे तो फिर वो हमसे आके या किसी और से आके पूछ ले। बिल्कुल दोस्तों, यदि आपके दिमाग में किसी भी तरह का फॉरेन में जाने को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, और जो ये एजुकेशन सॉल्यूशन सेंटर है ये आपके सवालों का जवाब देगा। और आज तो मैं ना जाने कितने सवाल करने वाला हूँ रोहित जी से, उनसे जानना चाहता हूँ किस तरह का विदेशों में शिक्षा मिल रही है, किस तरह के रोजगार मिल रहे हैं, और लोग इस समय बड़े उत्साहित हैं बाहर जाने के लिए। क्या लगता है रोहित जी आपको? आज के टाइम में जैसे कोविड एरा के बाद लास्ट फ्रॉम 2 इयर्स काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं, पहले भी थे, लेकिन आज के टाइम में जो मैंने ऑब्जर्व किया पर्सनल लेवल पे कि काफ़ी क्रेज़ बढ़ा है। एक तो पहले इतनी इंडिया में भी कंपेयर करें, पहले इतनी एजुकेशन नहीं होती थी, तो एलिजिबिलिटी नहीं होती थी बच्चों को जॉब्स वगैरह, जैसे जो पढ़ा लिखा बच्चा उसको ईजिली जॉब मिल जाती थी आज से कंपेयर करें। लेकिन आज हर किसी के पास बैचलर है, ऑलमोस्ट लाइक 20-30% बच्चों के पास मास्टर डिग्री भी है। लेकिन जो जॉब्स हैं वो लिमिटेड ही हैं, उसमें जॉब्स में इतना कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो इसलिए बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम बाहर कर लें, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो वो अपने करियर में जो कुछ न कुछ करना चाहता है और यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो फिर वो बाहर जाने की सोचता है। एक तो रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न, और जो सबसे, जैसे कई, हर इंडिया के अंदर बहुत सारे रीजन्स हैं, हम हर मार्केट को करते हैं। बंगाल की मार्केट भी करते हैं, हैदराबाद की मार्केट करते हैं, गुजरात की मार्केट करते हैं, साउथ इंडिया की, हरियाणा पंजाब की मार्केट करते हैं। तो हरियाणा पंजाब में कुछ ज़्यादा ये है कि वो मेरा फ्रेंड चला गया तो मैं भी चला जाऊँगा, मेरा कज़न चला गया तो मैं भी चला जाऊँगा। एक यहाँ पे एक ये ट्रेंड कुछ ज़्यादा है। तो इस वजह से भी, अब जैसे एक बच्चा चला जाता है तो वो कम से कम 4 से 5 बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है, या फिर उससे इन्फ्लुएंस होके 4 या 5 बच्चे सोचते हैं कि हम चले जाएँगे। तो इसलिए नंबर्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा। रोहित जी, मेरा बड़ा सवाल है कि कौन सी उम्र होती है भी बच्चों को बाहर जाने के बारे में सोचना चाहिए, और उसका एजुकेशन का कौन सा पीरियड होता है? 10th के बाद जाना चाहिए या फिर +2 के बाद प्लान करना चाहिए? आपका और जो क्या लगता है कि ओरिजिनल प्रोसेस क्या है भी, कौन से ईयर्स के अंदर बच्चों की तैयारी, आईलाइट्स वगैरह जो भी कोर्सेज होते हैं वो करा दिए जाएं? 10th के बाद तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 11th और 12th स्टैंडर्ड जो होता है वहाँ पे, चाहे कि कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होती है, तो थोड़ा सा कोप अप करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा बच्चे के लिए।
एक लैंग्वेज बैरियर तो चलो इतना नहीं है, क्योंकि इंडिया में बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं। बट एक एटमॉस्फेयर, एक कल्चर, एक वाइब्स, एक बच्चा क्लास में कोप अप नहीं कर पाएगा। अब सपोज करें कि करनाल के कोई स्कूल से जाके DPS आर के प्रूव में पढ़ता है 11th क्लास में, तो यहाँ पे भी इंडिया में भी कोप अप नहीं कर पाएगा। तो सेम चीज़, सेम बात वही है। तो 10th के बाद तो सोचे मैं, 12th के बाद सोच सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेज अच्छी है तो 12th के बाद सोच सकते हैं, क्योंकि 12th में यूजली अराउंड बच्चा अराउंड 17 to 18 ईयर्स होता है। और उसके बाद जैसे फाइनेंशियली उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, कि बहुत सारी जॉब्स बच्चा 17 और 18 और 19 और 20 ईयर्स के नहीं कर सकते हैं, तो उसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी। लेकिन जो बैचलर के बाद है वो भी एक अच्छा टाइम है। बैचलर के बाद मेरी नज़रों से देखोगे सबसे बेस्ट टाइम है बैचलर के बाद जरा, क्योंकि 21-22 के बाद बच्चा मैच्योर भी हो जाता है, उसको कुछ चीज़ें पता भी लग जाती हैं ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम, काफ़ी चीज़ें सोचता भी है, सर्कमस्टांसिस भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं, और एक फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से जॉब कर सकता है, और वहाँ पे स्टडी भी कर सकता है। और बच्चे को एक ये पता लग जाता है कि अब मेरे को करना क्या है और मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड की मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या है या बॉयफ्रेंड की। और इस वजह से एक थोड़ा सा मैच्योर हो जाता बच्चा बैचलर करने के बाद। तो मैं खुद बैचलर करने के बाद गया था। तो आज आप वहाँ सेटल हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे हैं सेटल। देखो, अब मैं इसको एक ऑनेस्ट आपको आंसर देता हूँ। सेटलमेंट, बाहर सेटल होना, यहाँ सेटल होना, मतलब विदेश में सेटलमेंट होना मेरे लिए कोई एक बड़ी अचीवमेंट नहीं है, आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो। जी जी। बट क्या है कि सेटलमेंट, एक करियर में सेटलमेंट होना चाहिए। जो बंदा जो भी कुछ कर रहा है, सपोज करो आप ये न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आपका यहाँ अच्छा चल रहा है तो यहाँ ठीक है, आपका, आप कल को जाके तमिलनाडु में ये चला रहे हैं तो वहाँ भी अच्छा है, कल को आप जाके यूरोप में चला रहे हैं तो वहाँ भी अच्छा है। आपको जो आपके गोल्स हैं, आपको वो कंप्लीट हुए होने चाहिए, चाहे आपको करनाल में हो, चाहे आपके आपके हांगकांग में जाके हो। तो सेम चीज़ मेरे साथ है। मेरा ऐसा ये नहीं है कि बाहर जाके, मतलब एक सेटलमेंट मेरा कभी एम नहीं था, बस मेरे को स्टडी करनी थी, और मेरे को बस स्टडी होती चली गई, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, PR होगी, फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते गए, वहीं के काम में इन्वॉल्व हो गए। अभी पिछले 5-6 महीने से यहाँ है, तो भी यहाँ भी इतना कोई मेरे को बड़ा चेंज नहीं लग रहा है, क्योंकि वही फाइल्स होती हैं, वही क्वेश्चंस होते हैं, वही बाहर जाना होता है बच्चों को, वही माइग्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसी चीज़ों का आंसर वो भी वहाँ भी बैठ के वही दे देते हैं, यहाँ भी बैठ के यहीं दे रहे हैं। तो हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो, जिनका विजन होता है बाहर जाके सेट होने का, जिनको ये लगता है कि हाँ, मैं यहाँ के कॉम्पिटिटिव माहौल में मैं अपनी UPSC का पेपर क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे कई 12th के बाद नीट का एग्जाम या जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो नहीं कर पाते, तो बच्चे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो यहाँ नहीं तो मैं वहाँ जाके कर लूँ। तो अक्षय कुमार की मूवी देखी है ना, कि हम यहाँ इसलिए पढ़ने आए हैं क्योंकि इंडिया में एडमिशन नहीं मिला हमें। अच्छा। तो ये वाली बात है। तो हर बच्चे की एक अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उनका एक विजन होना चाहिए। एटलीस्ट जो बैचलर करके जा रहे हैं, 12th करके जो जा रहा है बच्चा, उसको मैं मान सकता हूँ कि हाँ, उतना मैच्योर नहीं होगा, उतनी चीज़ें नहीं देखी होंगी उसने। बट जो बैचलर करके बच्चा जा रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर होने चाहिए कि मेरे को इस टाइम पे ये काम करना और इस तरीके से करना है। रोहित जी, मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना है फॉरेन के अंदर, तब कौन सा टाइम, कौन सी एज, कौन सा शिक्षा का स्तर होना चाहिए, कौन सी क्लास में बच्चा होना चाहिए ताकि वो बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्लान कर सके? मैं तो, जैसे आफ्टर 12th भी अच्छा है एज अ सेड, एंड आफ्टर बैचलर भी अच्छा है, दोनों है। हाँ, अब कोई 35-32 ईयर्स में आके बच्चा बोलता है तो इट्स नॉट ए आइडियल सिचुएशन एट ऑल। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन एट ऑल। बच्चे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक जनरेशन पूरी खत्म हो जाती है। अब कोई 35 ईयर्स में, 32 ईयर्स में, हमारे पास बहुत आते हैं, फाइल्स ऐसी आती हैं, 34 ईयर्स के हो चुके, 35 ईयर्स के हो चुके हैं, उनको बाहर जाना है, वो अब आके सोच रहे हैं। तो जो इंसान जाना चाह रहा है, उसकी पूरी जनरेशन खराब हो जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन के लिए बच्चा कुछ कर पाएगा, अदरवाइज 15 से 20 साल वो कंप्लीट बर्बाद हो जाएंगे। इससे बेटर है अपने बच्चों को यहाँ अच्छी एजुकेशन दें, और वो उसका बच्चा फिर वहाँ जाके कुछ करे, बाहर ही जाने की बात है तो। रोहित जी, यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी रोजगार की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, यहाँ की सरकारें भी बड़ा ध्यान देती हैं। क्या लगता है आपको? देखो, सरकार के ऊपर तो हम कोई कमेंट करेंगे नहीं, वो पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन क्या है, देखो,
आप चाहे ज़िम्बाब्वे में जाके काम कर लें, आपके काम की नीयत है, आपको काम करने का तरीका पता है और जहाँ गलतियाँ हो रही हैं आप उसको सुधार रहे हो, जहाँ आप सिचुएशंस को इंडिया क्या था, इंडिया में पहले भी क्या था, जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो बंदों नहीं बनाया इंडिया को भी, किसी और ने आके तो बनाया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यूएसए के लिए काम किया, इंडिया के लिए काम नहीं किया ना। तो इंडिया को इंडियंस ने बनाया है। अब उसमें कोई छोटा से छोटा एक इंडिया इंडिया से कोई बंदा हुआ, चाहे वो 100 रुपये का काम करता है या वो 100 मिलियंस का काम करता है, वो इंडिया वाले ही बनाते हैं उसको। और हर कंट्री को उस कंट्री के इंसान बनाते हैं, बाहर के बंदे को बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। तो काम करने को यहाँ बहुत स्कोप है और तभी तो इतने बिलीनियर्स हैं इंडिया में। हाँ, ये एक डिफरेंस है कि एक इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे काम में ना, जैसे कि छोटे वाले काम को कम पैसा मिलता है, लेकिन हाँ उसके पास अच्छी एजुकेशन हो तो छोटे से बड़ा होने भी हमने, मेरे खुद के फ्रेंड्स में जोन में हैं कई बंदे, नितेश जी भी जानते हैं, मराठी एक हमारा दोस्त था, वो क्या नाम था उसका, रोहन। तो उसने बहुत अच्छा काम किया, उसको अब मोर देन 100 करोड़ के करीब की उसकी पर ईयर की टर्नओवर, एंड ही वाज कमिंग फ्रॉम ए नॉर्मल फैमिली। तो किया, और लेकिन जो काम करता है बंदा उस तरीके से उसमें पूरी डेडिकेशन के साथ, नॉलेज के साथ, आधी अधूरी नॉलेज तो फिर आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करवा पाएगी, लेकिन पूरी कंप्लीट नॉलेज के साथ एक आगे डेडिकेशन के साथ काम करे तो हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों आपको बता दें, जो बात निकल के आ रही है, अधूरा ज्ञान बेहद ही नुकसान पहुंचाता है। और जो आज हमारे मेहमान हैं रोहित जी, जो ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पहुँचे हैं, इनके काफ़ी सेंटर्स चलते हैं बच्चों को उनका भविष्य निखारने के लिए, बड़ी सुविधाएं देते हैं, योजनाएं देते हैं, गाइड करते हैं। तो रोहित जी, किस तरह से आप बच्चों को गाइड करते हैं, कैसे ये सिस्टम चलता है? देखो, जिसको बाहर स्टडी करने जाना है या बाहर डायरेक्ट पीआर का सोच रहा है, पीआर का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, उसमें बंदा क्वालिफाइड होना चाहिए, 3 to 5 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चे के पास, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, अराउंड 777 या 777 8 या फिर 8 ईच फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए सोच रहा है, कनाडा के लिए सोच रहा है तो 777 8 होना ही होना चाहिए। अदरवाइज वो फिर बाहर जाके कोई किसी रीजनल प्रोविंसेस में रहेगा, विच इज़ अगेन अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट ए आइडियल सिचुएशन, जिसने बाहर जाना ही है। और स्टडी के लिए जाना है तो स्टडी के लिए बच्चे के पास, मैं बच्चे को चार चीज़ में, जैसे मैं अपने दिमाग की बात करता हूँ तो मैं बच्चे किसी भी क्लाइंट को, किसी भी जो भी कोई स्टूडेंट आता है, मैं चार तरीके हैं मेरे पास। तो एक होता है एकेडमिक्स, एक होता है फाइनेंशियल। जी। एकेडमिक्स होता है बच्चा खुद करता है, बच्चा पढ़ाई में कितना इंटेलिजेंट है, उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। लेकिन बच्चे कई ऐसे भी आ जाते हैं, मार्क्स होंगे 65% लेकिन वो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, लेकिन वो लिखना पढ़ने में नहीं, वो काम में ब्रिलियंट होते हैं। आईटी में ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, मार्क्स आएंगे उनके 12th में या फिर बैचलर में 60-65%, लेकिन उनको पैकेज सबसे मोटे पैकेज मिलते हैं। तो क्या है कि बच्चे को एक एकेडमिकली और फाइनेंशियली ऑल डिपेंड ऑन द फैमिली कि फाइनेंशियली उसका क्या है। तो ए पॉजिटिव एंड एफ पॉजिटिव स्टूडेंट विल डू ग्रेट इन एनी कंट्री। इफ ए पॉजिटिव एंड फाइनेंस नेगेटिव, अगेन स्टूडेंट कैन डू ग्रेट इन एनी कंट्री, चाहे कनाडा हुआ, यूएस हुआ, यूके हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। यूएस और यूके में थोड़ा पीआर की मारा मारी है, बट ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात करता हूँ तो ए भी पॉजिटिव है बच्चे का, एकेडमिक पॉजिटिव है और फाइनेंशियली चलो थोड़ा सा वीक भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा नॉर्मली वीक भी है, अगेन बच्चा सर्वाइव कर लेगा। लेकिन सपोज करो कि बच्चे का एकेडमिक वीक है लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कई बच्चे ऐसे हैं जी, हाँ जी 2 करोड़ लगा देंगे हम 2 साल में बच्चे के और बच्चा बना दो, वो बच्चा वहाँ पे मौज मस्ती कराएगा, नॉर्मल तरीके से पढ़ लेगा, लेकिन वो कभी भी वहाँ पे वैसा सक्सेस नहीं ले सकता क्योंकि एकेडमिकली और काम करने के मामले में वो नेगेटिव है। तो उसके कल को यहाँ पे उनके पेरेंट्स को अगेन वो पैसा लगाना पड़ेगा उसको बिजनेस को सेटलमेंट करने में। और फिर फोर्थ कैटेगरी आती है ए नेगेटिव एंड एफ नेगेटिव, एकेडमिक्स नेगेटिव एंड फाइनेंशियल नेगेटिव। बच्चा खुद भी कुछ नहीं है और फाइनेंशियली बैकग्राउंड भी नहीं है, तो वो बच्चा वहाँ पे क्या है, एक हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात साइड में, थोड़ी सी हैदराबाद की मार्केट ये ऐसी है, और एक कोचीन में अभी भी नई मार्केट बननी स्टार्ट हुई, इन टाइप के बच्चों के लिए एक स्पेशल एजेंट बने होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड एजेंट होते हैं, वो काफ़ी काफ़ी शानदार एजेंट होते हैं।
तो वो ही इन लोगों का काम करवा सकते हैं। नॉर्मल एजेंट, हमारे जैसे नॉर्मल एजेंट इनका काम नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी फेक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काफ़ी कुछ चाहिए होता है। और उन बच्चों का मोटो क्या होता है, क्योंकि उन बच्चों को पता है कि 3 से 4 साल 5 साल रह के आना है हमने, और उसके बाद हमने वापस जाके 10-15 करोड़ रुपया कमा के फिर हमने वापस इंडिया में आ जाना, और हम यहाँ पे महाराजाओं वाली ज़िंदगी जीते हैं। मैं पिछले 6 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। 2016 से मैंने स्टूडेंट ऐसे आते देखे थे जिन्होंने बोला था कि 4 साल के अंदर हम 2 करोड़ रुपए बचा के लेके जाएंगे, और वो आज भी माइनस में है। 2 करोड़ की बात तो कहाँ, उनके अकाउंट में कभी $2000 भी नहीं दिखाई देते। तब भी फी की बात आती है तो किसी फ्रेंड से बोरो करके ही देते हैं। थोड़ा सा नशे पते में भी कुछ ज़्यादा है, पंजाब वाली मार्केट, हरियाणा वाली मार्केट, और इधर उधर की है, थोड़ा सा खाना पीना मौज मस्ती में बोल दो आप, तो उसमें ज़्यादा है। तो वो बच्चे चले तो जाते हैं 17-18 लाख लगा के, लेकिन वहाँ पे भी वो जो जिस एम के साथ जाते हैं ना, वो एम नहीं पूरा कर पाते। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स हैं, अब उनको रोक तो सकते नहीं। अब आप और मैं मिलके या कोई और भी थर्ड एजेंट आता है तो नहीं रोक सकते। तो उनके लिए एक गॉड गिफ्टेड एजेंट्स होते हैं, वो सारा काम कराते हैं। उस जैसे फेक काम कराना, ये कराना, वो कराना, जितना भी वो होता है वो लोग कराते हैं, और बच्चे बाहर चले जाते हैं। 3-4 साल टाइम लगाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वो ये है, और कुछ नहीं निकलता सर, पैसा भी नहीं रोहित जी, निकलता। कई ऐसे एजेंट्स भी हैं जो केवल मात्र लोगों को लूटने का काम करते हैं। ऐसे कितने एजेंट होंगे? सर मेरे को एक ही जिंदगी मिली है, ऐसा नहीं है। तो देखो, एजेंट्स भी इसमें दोनों की, मैं बच्चे की गलती या बच्चे के पेरेंट्स की गलती या फिर एजेंट्स की गलती, बच्चे को पता होना चाहिए कि आप जितना भी पैसा खर्च कर रहे हो, आप ये चाय पी रहे हो, मैं आपको बोल दूं नहीं ये 5000 रुपए की चाय है, आप दे दोगे इसका? नहीं दे पाओगे ना, क्योंकि आपको पता है 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की। आप 5 स्टार में बैठते हैं तो 300 या 400 रुपए की। आप ज़्यादा बैठते हैं 5 स्टार में तो आपको ज़्यादा प्राइस की नॉलेज होगी, हमें थोड़ा सा 10-15 रुपए का ऑन एन एवरेज इतना ही चलता है। लेकिन आप इसके 5000 रुपए देंगे और आप ये ही चाय पी रहे हैं, तो वो तो एक आइडियल सिचुएशन है। तो आपको खुद भी सोचना चाहिए ना कि मार्केट में इतना ऑफर लेटर आता है बच्चे का, सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे को खुद भी कैलकुलेट करना चाहिए कि करेंसी रेट क्या हुआ। और आजकल तो अंबानी जी ने जियो नेट का ऑलमोस्ट फ्री कर रखा, तो इंटरनेट पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये एक बच्चे को खुद भी सोचना चाहिए। साथ के साथ एजेंट्स हैं सर, अब मैं सपोज करो कि उन गॉड गिफ्टेड एजेंट्स जैसा बन जाता हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे पास क्लाइंट आए, मैं पैसा कमाऊँ। और आप भी चाहोगे कि आप उस टाइप के एजेंट्स बन जाते हैं, तो आप भी चाहोगे आपके पास मुर्गी फंसे, मुर्गी को अच्छे से पैसा बनाए, और उसके साथ साथ और भी मुर्गियाँ आएँ। तो ये तो होता ही है। तो लेकिन स्टूडेंट, आपने वो जुबेन नौटियाल का आज मैं सुबह सुबह गाना सुन रहा था, तो वो बोलते हैं ना, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। तो पहली तो गलती ये हो जाती है कि बच्चे बाहर जाने की सोचते हैं। फिर एक लाइन और, उसको आफ्टर 3 मिनट्स एक और लाइन आती है, पहले तो हो गई थी तुझसे दीदार की गलती। तो दीदार फिर एजेंट्स के दीदार हो जाते हैं। फिर तुझसे हो गई थी आधे प्यार की गलती, फिर वो बाहर जाने का सोच रहा है। फिर बोलते हैं कि आखिर में एक वो लाइन है ना उसकी, कि अब तो हम जगह हो चुके हैं खौफ जगह, तो वहां पे जाके सारी चीजों की रियलिटी पता लग जाती है। तो ये इस टाइप के बच्चे, देखो मुझसे पर्सनली बच्चे जा भी रहे हैं इस टाइप के, तो एक अपना फिक्स वो बना के आए, तो पैसे कमा के ही वापस आना है, क्योंकि उनको एट द एंड ऑफ द डे वापस आना पड़ेगा। और जितने बच्चे, अभी देखो मैं नाम तो नहीं लूंगा, एजेंट्स की बात करें तो मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहां से डिपोर्ट हो चुके हैं और यहाँ पे वो एजेंट बन के बैठे हैं। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? दोस्तों, जो सफल नहीं हुआ वो सफलता की सीढ़ी पे चढ़ा रहा है। ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही है, काफी काफी है। देखो कई बार ये होता है कि बंदा अपनी मिस्टेक से सीख लेता है, लेकिन दूसरे को गलतियां ना करने दे। लेकिन बच्चे को खुद तो पता नहीं है, क्योंकि एलिजिबिलिटी नहीं है ना सर। अब आप मेरे को ये बोलोगे कि हाँ रोहित मैं तुझे आईएएस ऑफिसर बना दूंगा, नहीं हो सकता ना, प्रैक्टिकल है, नहीं हो सकता। क्योंकि आपने उस, हाँ सपोज करो कि आपने उस तैयारी कर रखी है आईएएस, आप चलो नहीं बने, आपका कट ऑफ में नाम नहीं आया, लेकिन आपने 2-3 साल तैयारी की और आप उसमें सक्सेस हुए नहीं, सक्सेस हुए वो मैटर अलग है। लेकिन तब आप मुझे बता सकते हो कि रोहित दिस इज द वे टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। जी। लेकिन आपने तैयारी ही नहीं की, आपने पता ही नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन ही नहीं है, और फिर आप बोलते हो कि हाँ इसको मैंने आईपीएस बना देना, ऐसे नहीं चलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे है कि जिसने कुछ किया ही नहीं है वहां पे भी जाके कुछ नहीं किया है, और जो गलतियां की हैं उससे भी नहीं सीखा, किसी और से नहीं सीखा, वो और को क्या कर पाएगा? बिल्कुल दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये जो है आज हम बात करा रहे हैं आपकी रोहित जी से। इस समय ये वाला जो काम है पूरी तरह से फल फूल रहा है।
आपको बता दें, यदि हम करनाल के मुगल कैनाल की बात करें, कम से कम यहाँ पर 100 ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं। उसके अलावा शहरों में काफ़ी सेंटर्स खुले हुए हैं, लेकिन आपको बताएं कौन सा सेंटर कितना सक्सेस है, वो फील्ड में उतरने के बाद ही पता चलता है। रोहित जी, कोई फ्रेशर बच्चा आ जाए आपके पास, +2 का ही बच्चा आ जाए, उसको किस तरह से गाइड करेंगे, कैसे बाहर भेजेंगे? देखो, +2 के जो बाद बच्चा बाहर जाना चाहता है, जो मैंने पहले बोला था, उसमें बच्चे का फाइनेंशियली बैकग्राउंड ठीक होना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो अरबपति हो, वो बच्चे के ऊपर करोड़ों रुपए लगा दे, नहीं। एटलीस्ट बच्चे को आफ्टर एवरी 6 मंथ्स 2 से डेढ़ 2-3 लाख रुपए की बच्चे को हेल्प करे, ज़रूरत पड़ती है तो। उसका रीज़न ये होता है कि बैचलर जो बच्चा होता है 18, 19, 20 साल, इससे ज़्यादा तो एज होगी नहीं। उसमें क्या होता है, बच्चा एक कॉन्फिडेंटली उतनी जॉब नहीं कर पाता है, लाइसेंस नहीं होता है, तो आधी जॉब तो वैसे ही नहीं मिलती है। जैसे ड्राइविंग की होगी, ऊबर की होगी, इस टाइप की काफ़ी जॉब्स हैं आज के टाइम में। तो डोमिनोज वगैरह में, डिलीवरी वगैरह की जॉब, तो उस जो उन पे वो जॉब नहीं मिल पाती है, तो आधे स्कोप खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, बच्चे को एक्सपीरियंस कम होता है, तो उस मामले में भी क्या कि बच्चे को वो जॉब नहीं। तो बच्चा, चलो सपोज करो कि $12,000 पर सेमेस्टर बच्चे की फ़ी है, 7-8 हज़ार रुपये बच्चा, $7-8 हज़ार बच्चा कमा लेता है, तो 2-3-4 हज़ार डॉलर बच्चे को देना पड़ेगा पेरेंट्स को। तो वो वही है कि ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए पर 6 मंथ भी बच्चे को दे रहे हैं, तो बेशक चला जाए, कोई इशू की बात नहीं। हाँ, बट पेरेंट्स ये सोचते हैं, अब जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बच्चे पढ़ाई में भी ठीक हैं, मतलब कि दे कैन डू इट इन द फ्यूचर, बट क्या है कि उनके ऊपर पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है, वो ये बोलते हैं नहीं आप पढ़ाई छोड़ो, आप पहले पैसे कमाने पे लगो। तो फिर फैमिली सिचुएशंस को देख के, एक पेरेंट्स के प्रेशर को देखते हुए, फिर वो बच्चा कमाई करने लग जाता है, विच इज़ नॉट ए आइडियल सिचुएशन फॉर हिज फ्यूचर और हर फ्यूचर। तो इन चीज़ों से बच्चे को बचना चाहिए, और पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम आज बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, तो कल को बच्चा सक्सेस होके हमें ही उसको वापस मिलना है, और किसी को। अब सर, आपका बच्चा आगे कुछ करेगा तो वो महावीर जी के लिए थोड़ी ना कुछ करेगा। महावीर जी को चलो 1-2 बार पार्टी दे देगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा ना हमें कुछ कर पाएगा। वो आपको कल को गाड़ी दिलाएगा, कल को आपको बड़ी बढ़िया आपको सूट दिलवाएगा, कुछ और करवाएगा, आपको गोल्ड देगा, आपको प्रॉपर्टी दिलवाएगा, तो आपके लिए दिलवाएगा वो, ना मुझे दिलवाएगा, ना महावीर जी को दिलवाएगा, या आपकी वाइफ को दिलवाएगा, अपने बहन भाई को दिलवाएगा, मीन्स कि अपनी फैमिली को दिलवाएगा, हमारे लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो बच्चे के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, बच्चे को टाइम भी दें। हाँ, बच्चा बेशर्त कि उसको एकेडमिक उसका अच्छा होना चाहिए। अब बच्चे के एकेडमिक्स अच्छा नहीं है और उस पे पैसा भी लगा रहे, तो कुछ नहीं निकलने वाला। रोहित जी, आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर के कॉलेज भी हैं, मैंने सुना है, मुझे जानकारी मिल रही है। तो वहाँ पर अच्छे कॉलेज हैं, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? कॉलेज तो, अब जैसे कॉलेज अच्छे कम है, यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी अच्छी। यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज़ में टोटल 33-32 के करीब यूनिवर्सिटी हैं टोटल, तो G8 की है, जिसमें टॉप 8 यूनी होती हैं, उसके बाद लेवल यूनीज़ के आ जाते हैं, लेवल 1, 2, 3 यूनीज़ आ जाती हैं। हर सिटी में रफली रफली अराउंड, जैसे सिडनी में अराउंड 12 से 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनी है। $20,000 पर सेमेस्टर की फ़ी भी है, जैसे यूएनएसडब्ल्यू में, यूनी ऑफ सिडनी में, और रफली अराउंड $10,000 to $12,000 की भी फ़ी है, जैसे फैड यूनी में, एसयू में स्कॉलरशिप, वीयू वगैरह में, इन पे स्कॉलरशिप मिल जाता है। लेकिन मीडियोकर भी यूनी है, जैसे एसीयू हो गया, वेस्टर्न सिडनी यूनी हो गया, यूटीएस हो गया, तो अच्छी यूनी ऐसे ही मेलबर्न में है, आरएमआईटी वगैरह, यूनी ऑफ मेलबर्न, ये टॉप में आ जाती हैं। फिर बीच का सेगमेंट है, डेक्कन यूनी का, लाट्रोब का, और क्या बोलते हैं, विक्टोरिया यूनी वहाँ पे भी है। फिर लो फी वाली भी आ जाती हैं, फैड यूनी होगी, एमआईटी कॉलेज होगी, काफ़ी हैं वहाँ पे। ऐसे ही एडिलेड में भी है, टोरेंस वगैरह है, यूनी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, यूनी ऑफ एडिलेड, फैड यूनी का कैंपस है। पर्थ में भी है, कर्टेन यूनिवर्सिटी है, ईसीयू है, यूनी ऑफ पर्थ, यूनी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। टास्मानिया में यूनी ऑफ टास्मानिया, और डार्विन में यूनी ऑफ डार्विन, और ब्रिस्बेन में भी काफ़ी सारी हैं। जेसी हो गया, यूनी ऑफ क्वींसलैंड होगी, फैड का भी कैंपस है, टोरेंस का भी अभी नया कैंपस खुला है। साथ के साथ यूनी ऑफ सनशाइन कोस्ट है, सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है, यूनी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड है, यूनी ऑफ क्वींसलैंड है, तो ग्रिफिथ यूनी भी है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, बच्चे को ये देखना कौन से कोर्स में जाना है, एलिजिबिलिटी क्या है, बच्चे की फ़ी कितने तक की अफोर्ड कर सकता है। और आज के टाइम में स्कॉलरशिप्स काफ़ी चली हुई हैं, अप टू 50% तक टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप टू 50% स्कॉलरशिप चली हुई है अभी। और वो सिर्फ उन एजेंट्स को मिलती हैं जो कि एजेंट रजिस्टर्ड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, और जो उनकी लिस्ट में मिलते हैं। अभी हमारे पास जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अप टू 50% तक
अप टू 50% तक स्कॉलरशिप चली हुई है। बच्चे की रिक्वायरमेंट है 12th में 93% होने चाहिए टॉप 4 में ये फिजिकल एजुकेशन और ये म्यूजिक वगैरह काउंट नहीं करते हैं, और बैचलर में 75% होने चाहिए लेवल 1 या लेवल 2 यूनी के। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं बच्चा पढ़ने वाला हो तो। रोहित जी, टेक्निकल कोर्सेज के लिए भी कितनी यूनिवर्सिटियां काम करती हैं? टेक्निकल कोर्स की कितनी वैल्यू है फॉरेन में? टेक्निकल और स्किल्ड की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, और उसमें पीआर भी ईजी है। और ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टेक्निकल कोर्सेज हैं। हो सकता है कि किसी कैंपस में, जैसे एक दो कैंपस में ना हो और दूसरे वाले कैंपस में हो, तो काफ़ी ऑलमोस्ट सारी यूनि में है टेक्निकल कोर्स में। उसमें इंजीनियरिंग भी आ जाता है, आईटी भी आ गया है आपका, और स्किल्ड की बात करें तो नर्सिंग भी हो गया है। और जैसे एक अकाउंटिंग का एक थोड़ा-सा ये है कि अकाउंटिंग में आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में पीआर डिफ़िकल्ट है, लेकिन रीजनल जाके 494 भी वीज़ा डल जाता है, 491 भी मिल जाता है। 491 के अंदर भी 2 स्ट्रीम है, डायरेक्ट है या फिर फैमिली स्पॉन्सर्ड है, तो सारे के सारे उसके अंदर भी पीआर बच्चा अप्लाई कर सकता है। ऑप्शंस हैं, और सिटी के अंदर कोई बच्चा काम करता है, सीपीए रजिस्टर्ड है या फिर जहाँ इंडिया में जिसको सीए बोलते हैं वहाँ सीपीए बन जाता है बच्चा, तो 482 वीज़ा मिल जाता है। लेकिन 482 है कि जैसे कंपनी स्पॉन्सर्ड करती है, अब कंपनी उसी को स्पॉन्सर करेगी नहीं जिसको नॉलेज हो, जो काम करके दे कंपनी को, जो फिर एक वर्थ ऑफ स्पेंडिंग मनी भी हो। लेकिन जिसको कुछ आम नहीं आना, वो बोलता है लो 20-30 हज़ार डॉलर दे दूंगा मैं, मुझे 482 कर दो, ऐसा नहीं चलता। क्योंकि बड़ी कंपनीज को ही एलिजिबिलिटी बनती है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज और काम देख के आपको हायर करती हैं। बाकी रीजनल्स में है। आईटी के अंदर आईटी के अंदर सेक्टर बात करें तो जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक साइंस हो गया है, और प्रोग्रामिंग हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया। तो ये 8 से 10 फील्ड्स हैं आईटी की, जो जिसके अंदर पीआर भी है और एक अच्छा स्कोप भी है। वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर सिडनी और मेलबर्न में काफ़ी स्कोप्स है आईटी का। नर्सिंग का ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया है, नो डाउट। नर्सिंग का भी कोविड की वजह से ही बढ़ा है, काफ़ी बच्चे अब नर्सिंग की ओर डिवोट भी कर रहे हैं। उसके अलावा सोशल वर्क हो गया, उसके अलावा टीचिंग हो गई, ये सिर्फ स्पेशल और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी बन जाती है। अब जैसे बैचलर ऑफ टीचिंग, मास्टर्स ऑफ टीचिंग के लिए वही बच्चा जाएगा जिसने बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रखा हो और जो 8877 अपना पीटी या फिर आइल्स में ले लें। सोशल वर्क में बच्चे ने बैचलर में कम से कम 2 सब्जेक्ट सोशल वर्क के कर रखे हों, अदरवाइज़ फिर उसको उस पाथवे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, और बैचलर में विदाउट एनी बैकग्राउंड के भी बैचलर ऑफ सोशल वर्क में एडमिशन हो जाता है। बच्चे को कोर्स मिल जाता है। बच्चे कई ऐसे भी होते हैं, जैसे कॉमर्स में कल मैं जालंधर वाले ऑफिस में था, तो वहाँ बच्चे आए 96%, और उसके 10th में थे, क्योंकि 96, तो मैंने उसको बोला कि आजकल सबके 96 आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, बट उसके 10th में 98 परसेंटेज थे। तो इट मीन्स कि बच्चा इंटेलिजेंट है। उसके आइल्स एकेडमिक्स में 7.5 ओवरऑल स्कोर था, दो में मतलब अच्छा स्कोर था बच्चे का। फिर मैंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू डू, तब उसने बोला मुझे कुछ सोशल वर्क करना है। फिर मैंने उससे क्वेश्चन किया कि आपने कॉमर्स क्यों किया, बोलता है कि मेरे को अभी 12th करने के बाद समझ में आया कि कॉमर्स एक फिक्स्ड सिलेबस है, 2+2 4 ही होना है, वो 200 साल बाद भी 4 होना, 200 साल पहले भी 4 ही होना। तो मेरे को कुछ अलग करना, मेरे को सोसाइटी के लिए करना, उसका विजन क्लियर है कि हाँ मेरे को ये करना ही करना है, मेरे को इस तरीके से करना है। तो इस टाइप के बच्चे मार नहीं खाते कभी। और जैसे मैंने फील्ड बताया कि काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग भी काफ़ी अच्छी हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग अच्छा चलता है वहाँ पे। ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस हो गया, ये तो है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, आपका सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, 7 से 8 जो इंजीनियरिंग के हैं वो भी अच्छे कोर्सेज हैं, उसमें भी यार हर जगह हो ही जाती है, कोई इशू की बात नहीं आती। रोहित जी, चाय की चुस्की में जो बात कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अभी हम सारी डिटेल में बात कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, और ऐसे सेशन होने भी चाहिए, जिससे क्या है कि मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल के लिए मैंने वीडियोस बना रखी हैं अपनी 50 से 60 के करीब। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इनको क्या करोगे, मतलब कि तो फिर मैंने एक वैसे ही कैलकुलेशन लगा के बोला था कि मेरे पास 1000 बच्चा वीडियोस देख लेता है और इम्प्लीमेंट कर लेता है, तो बच्चा कम से कम 2 लाख रुपए बचाएगा एक वीडियो से, एक वीडियो देखने से। अब आपके जितने बच्चे देख रहे होंगे, तो क्योंकि जो हम काम करते हैं, हम काफ़ी रेट टू रेट में काम करते हैं। आई मीन टू से जितनी फ़ी ऑफ लेटर पे है और जो आफ्टर स्कॉलर, एक तो मैक्सिमम स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। दूसरी बात क्या है कि
हम उसमें जो फ़ी बनती है, हमारा कोई पैकेज वैकेज वाला सिस्टम तो है नहीं कि हाँ जी 15 लाख रखो टेबल पे, काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देख लेंगे, कोई नहीं। हमारा तो रफली रफली अराउंड, जैसे जो बैचलर करने जाता है मैक्सिमम 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा है। जो मास्टर डिग्री करना चाहता है लाख रुपए और ऐड कर लो, इससे ज़्यादा नहीं है। और कपल जा रहा तो मैक्सिमम 12 लाख रुपए खर्चा है, 12 साढ़े 12, इससे ज़्यादा खर्चा होता ही नहीं है। अब सपोज करो कि मैं चाहे कि जिसकी भी ये बात बोल रहा हूँ 4 बच्चे सुन रहे हैं, और वो किसी ने उनको 16 लाख में 17 लाख की कोट दे रखी है, और बच्चा 12 लाख रुपए में कमा रहा है, तो आप देख लो कितने करोड़ रुपए बच्चों के बचवा रहे हो। दोस्तों वाकई में बड़ी बात है, एकदम से 4 लाख 5 लाख रुपए का प्रॉफिट और बड़ा खुले तौर पर हो रहा है। दोस्तों किसी के झांसे में मत आए, सही जगह जाए ताकि आपको सही गाइडलाइंस मिल सके। रोज इस झांसे में बड़े फंस जाते हैं बच्चे। देखो बच्चों की गलती है ही ना सर, बच्चों की तो गलती है ही। वो थोड़ा सा एक ये लगा ले ना समझ, और या फिर जल्दबाजी लगा ले कि हाँ वो एक सोनम कपूर का गाना भी है ना, मीठी मीठी बोल लगने दे कुछ बोल, ऐसा कुछ करके। तो मीठी मीठी बोल करके ये हो जाते हैं कि हाँ जी पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, 100% है जी, बस थोड़ा वीजा तो जी बस हुण आ गया 2 मिनट से, कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये काम बड़े होते हैं। अभी एक, अब आपको ये बोल दूं हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस आपका मैं काम करवा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि ऐसे काम नहीं होता ना। एक यूजली एक कॉमन सेंस की बात है। अब आपको एक प्रोसीजर बता के समझाएं, फिर आप सोच सकते हैं हाँ कि दिस इज द वे दैट आई हैव टू फॉलो इट। तो इसमें भी क्या है कि बच्चों को खुद समझना चाहिए, और बच्चों के अलावा जो 12th करके बच्चे जा रहे हैं उनके पेरेंट्स को ज़्यादा समझना चाहिए कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि हाँ किसी, या दूसरी बात मैंने बोल दिया तो वीज़ा आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। दुनिया के वीज़े रिजेक्ट भी हुए हैं, बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। और एक रिसेंटली क्वालिफाइड बच्चे का बता दो, यूनि ऑफ बॉम्बे से बच्चे का GPA स्कोर वाज रफली अराउंड 7.6 गोइंग टू G8 यूनि। G8 यूनि इज द टॉप नॉच यूनि, और जिसमें कि बच्चे के वीजा रिजेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। देयर वर 2 फ्रेंड्स, एक का वीजा आ गया, एक का वीजा नहीं आया, एंड हिज पीटी स्कोर वाज 9 ईच, 90 90 90 90, उससे ज्यादा स्कोर हो ही नहीं सकता। ना कोई गैप था। उसके फादर की ITR थी, वो रफली अराउंड 56 लैक्स पर ईयर की थी, जो कि रिक्वायरमेंट होती है ओनली 10 लैक्स पर ईयर की, और उसकी मॉम की ऑन टॉप ऑफ दैट थी। उसका भी वीजा रिजेक्ट हुआ है, लेकिन यूनी को हमने ईमेल किया कि हाँ इसकी दोबारा से COE निकालो। हमने दोबारा वीजा डाला, दोबारा वीजा आ गया, उसको एक्सप्लेन करके वो भी चलो। लेकिन वीजा रिजेक्ट होते हैं, अच्छे अच्छे केसेस के भी होते हैं। हमारे इस ऑफिस में भी हमने लाइक आप 10 to 15% तो हम लगा के चलते ही हैं कि 10 में से एक बच्चे का वीजा रिजेक्ट होना ही होना है। वो अच्छा स्टूडेंट भी होता है, और जो ये जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं उनमें तो सक्सेस रेट ही 20-30% है। रोहित जी आज तक आप कितने बच्चों को बाहर सेटल कर चुके हैं? मैं टोटल मोर देन रफली अराउंड 5000, मैं पीछे रिसेंटली डाटा देख रहा था, तो पिछले 13 से 14 महीने में अराउंड 1200 के करीब एप्लीकेशन डली हुई थी। और उसके अलावा और ब्रांचेज हैं, और दूसरे टाइप के जैसे दूसरी कंट्रीज में लगते हैं, वो फिर मैं पर्सनली ऑस्ट्रेलिया करना पसंद करता हूँ। लेकिन पूरी जैसे टीम है और भी कंट्रीज करती है, तो मैं उन नंबर को नहीं काउंट करता, लेकिन ये लोग करते हैं। तो मतलब मेरे पर्सनली पूछेंगे तो मैं सिर्फ हाँ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी थाउजेंड्स में हम हेल्प कर चुके हैं। और वीज़ा रिजेक्ट भी काफ़ी हुए हैं, बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे स्टूडेंट्स के भी रिजेक्ट होते हैं। और ऐसा भी देखा है कि बिल्कुल जिसको पर्सनली मुझे लगता था कि यार इसका वीज़ा नहीं आना चाहिए, उसका भी वीज़ा आया है। तो रोहित जी मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जिस तरह से बच्चों की काउंसलिंग होती है पूरी एजुकेशन को लेकर, फॉरेन जाने को लेकर, माँ बाप की भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, माँ बाप की पहले ज़रूर होनी चाहिए। अब जैसे मेरे को, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो नितेश जी को भी पता है इस बात का। मेरे को फाइल अच्छी लगती है ना, जैसे मैंने बोला था A+F+, A+F1, तो फाइल अच्छी हुई तो मैं कम से कम बच्चे के साथ 45 मिनट्स लगाता हूँ, विदाउट एनी ब्रेक के, विदाउट एनी। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि फाइल अच्छी नहीं है, तो मेरे को सेकंड या थर्ड मिनट में ना सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। इसको मतलब मुझसे बोला नहीं जाता। तो बच्चे अच्छा है, और उसके पेरेंट्स समझना चाहते हैं जो हम समझा रहे हैं, जो हम उसको रियलिटी बता रहे हैं। अब सर आप किसी का कोई पेरेंट्स आता है, अब उसको हम ये तो बताने के लिए मैं नहीं बोल सकता ना कि हाँ जी बच्चा भेज दो, बस बच्चा तो बिल्कुल ही टोनी अबाउट बन जाएगा जी वहां पे जाके, वो तो बिलीनियर बनना ही बनना है। अब ये मैं तो नहीं बोल सकता ना, बच्चा $1000 $1500 पर वीक कमाएगा ही कमाएगा, ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि रियलिटी नहीं है।
और आप जो भी बंदा बाहर रह रहा है आप उससे पूछ सकते हो कि रियलिटी क्या है। बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और साथ के साथ एजुकेशन को लेके चलना, एजुकेशन के साथ साथ हार्ड वर्क करना। कई बच्चे नहीं कॉप अप कर पाते, लेकिन पेरेंट्स ये सुनना चाहते हैं, हाँ हाँ इसको तो जाते ही इसको ये भी मिल जाएगा, गाड़ी भी ले लेगा, इसकी जॉब भी $1000-1200 कमाएगा, पढ़ाई में भी ये डिस्टिंक्शन लेगा। ऐसा नहीं होने वाला। जो बच्चे समझते हैं ऐसा कैसे हो सकता है और किस टाइम पे होगा। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा जा रहा है, रिसेंटली नया पास आउट है, उसको पता ही नहीं चीज़ों का वहाँ पे क्या है, तो उसको 1.5-2 महीने तो चीजें समझने में लगेंगे। उसके बाद जाके बच्चों को देखना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से जाके होगा। और साथ के साथ पेरेंट्स को जरूर 50% सपोज करो, 100% किसी केस में गलती हो रही है, तो मैं ये बोलता हूँ कि 50% जरूर पेरेंट्स की गलती है। क्योंकि मेरे को किसी बच्चे के अलावा पेरेंट्स अपने आप को, मैं आपके बच्चे की बात करते हूँ हालांकि मैं मिला नहीं कभी, तो आपको ज़्यादा पता होगा या मुझे ज़्यादा पता होगा उसके बारे में। आपको ज़्यादा पता होगा कि कितना कैपेबल है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अब मैं उसको 2 मिनट के अंदर तो जज नहीं कर सकता ना। तो बच्चे को, हर पेरेंट्स को पता होता है कि कितने पानी में है बच्चा। होता है ना कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो बाप बाप होता है, बाप को सब कुछ पता होता है, या माँ को भी सब कुछ पता होता है। तो हमें तो 5-10, हाँ मैं उसके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स देख के और उनके फाइनेंशियल कंडीशन देख के मैं एक प्रिडिक्ट कर सकता हूँ एज पर माय एक्सपीरियंस, एंड आई माइट बी रॉन्ग, ऐसा नहीं है। तो लेकिन अपना पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चा कितने पानी में, बच्चा क्या कर सकता है, और बच्चा इन चीज़ों को छोड़ दे तो ये आगे इस तरीके से जा सकता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, शैतान होते हैं लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपनी शैतानी की वजह से अपने मार्क्स वगैरह कम लेके आते हैं। उनको पता होता है शैतानी छोड़ दे तो ये बहुत आगे जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं। तो पेरेंट्स को ज़्यादा पता होता है, पेरेंट्स खुल के बात करें हमसे कि हाँ ये सिचुएशंस हैं, कुछ चीज़ें छुपाएं ना। और एक चीज़ तो अपने मन के इस वहम को निकाल दें कि हाँ, कि हमारा होना ही होना है, हमारा बच्चा सक्सेस होना ही होना है, चाहे उसमें कितनी भी कमी हो या फाइनेंशियल कंडीशन कैसे हो, ऐसा नहीं होता। हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो अब जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, आप जब अपने स्टडी कर रहे होंगे, हर कोई तो रिपोर्टर या फिर चैनल नहीं चला रहा ना। कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, हर किसी की अपनी काबिलियत होती है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े बच्चा, उस फील्ड में मेहनत करे। रोहित जी, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे जान लेते हैं उनकी इंक्वायरीज क्या है, क्योंकि आज आप मौजूद हैं तो मे बी इन बच्चों के सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको बता दें, जो चाय की चुस्की के अंदर जो हमने ये प्रोग्राम लिया है, इसमें आपकी मैं कुछ बच्चों से भी बात कराना चाहता हूँ, उनसे जान लेते हैं। तो मैम, क्या नाम है आपका, क्या सोच के आप आई? सर मेरा नाम आरती है और मैं अभी यहाँ से आइल्स कर रही हूँ। तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है आइल्स करके। कोई आपका कोई सवाल है जिसका आंसर आपके हाँ शरीर दे पाए? हाँ, मेरे को ना ऐसे पूछना है कि भाई अगर जो मैं कोर्स लेना चाहती हूँ, जैसे मैंने मेडिकल से अपनी बीएससी की हुई है, उसके बाद मैं अपनी सेम स्ट्रीम चूज़ करूँ तो वो अच्छा होगा, या फिर कोई रैंडमली कोई भी वहाँ पे जैसे बोलते हैं भी डिप्लोमा वगैरह ले लो 1 ईयर का, जैसे पीआर का प्रोसीजर के लिए वो बेस्ट होगा या वो। हाँ, तो सर ये आरती के जो सवाल है आपने सुने ही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने 12th कब की है? 2015 में। उसके बाद आपने बीएससी की है, बैचलर किस में? जेनेटिक्स में। और आपकी 2000 डिप्लोमा है उसके बाद। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा? हाँ, 1 ईयर। और मैरिड हो आप? हाँ जी। स्पाउस ने क्या कर रखा है? स्पाउस ने क्या कर, बीकॉम की है, उसके बाद बिजनेस है। बीकॉम कब कंप्लीट किए बीकॉम? वो मुझे अभी पता नहीं, श्योर नहीं हूँ। और शादी कर ली? पहले तो ये पता करो बीकॉम कब की है कि, और की क्योंकि भी है या नहीं की है? ये है नहीं की तो की है अभी कंप्लीट हुई है शायद उनकी 2019 में। पक्का? शायद 28 या 19, 18 या 19। क्या कहना चाहेंगे आप? शायद चली भी जाए। क्योंकि देखो ना सर, हमें अभी किस पक्का नहीं पता है, शायद के ऊपर बात है। मैंने भी आंसर शायद चली जाए, जब डॉक्यूमेंट्स पूरे ला के देंगे तब हम भी परफेक्ट बताएंगे ना। आप इसकी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे को तो उनका तो वर्क परमिट पे ही जाएंगे शायद, स्पाउस में स्टडी की उनको जरूरत है वहाँ पे करने। शायद पे चीजें चलती तो शायद ही रहता ना, ऐसा नहीं होता ना। अपने लिए वो शर्ट लेनी भी, मैं मतलब वहाँ पे स्टडी करनी है मेरे को तो आगे जाके, तो मैं अपनी सेम स्ट्रीम चूज करूँ या फिर कोई रैंडमली कोई 1 ईयर कोर्स। ऐसा, it doesn't work like in this way. So like
आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, आपकी पासपोर्ट, पासपोर्ट तो छोड़ो, एकेडमिक्स आपने जितने किए आज तक, गैप है तो उसके एक्सपीरियंस में आपने उसके अगेंस्ट क्या किया। साथ के साथ आप मैरिड हो, स्पेशली मैरिड के केसेस में बता रहा हूँ, अदरवाइज अनमैरिड होते तो क्या लेना था हमने आपसे। तो मैरिड के केसेस में पार्टनर का हमें क्या उसकी एकेडमिक बैकग्राउंड है वो ज़रूर चाहिए होता है। साथ के साथ उसके ने कोई गैप है तो उसमें उसने बिजनेस किया है, जॉब की है, वो चाहिए होता है। लेट्स इन योर केस आपने बीएससी की है, उसके बाद आप मास्टर्स इन साइंस इन योर फील्ड करने जा रहे हैं, उसमें पीआर नहीं आपकी नहीं हो पाएगी। सो इस केसेस में क्या करना है कि आपको मास्टर्स ऑफ साइंस जो आपने बायोलॉजी से रिलेटेड आपने स्टडी कर रखी है, तो आप ना नर्सिंग की साइड स्विच ऑन कर सकते हैं। नर्सिंग करने के बाद भी, क्योंकि नर्सिंग और उसका रफली अराउंड 30 to 40% सब्जेक्ट सेम रहते हैं और उसकी स्टडी भी सेम होती है, तो आप नर्सिंग की ओर डिवोट कर सकते हैं अपने आप को। उसकी रिक्वायरमेंट 7 ईच है। और आप आइल्स में, ऑस्ट्रेलिया जाना, आइल्स में किसने एडमिशन करवा दिया, पीटी करवाओ, पीटी ईजी है इनका, आइल्स में लगी रहेंगे। तो 7 ईच आना हार्ड होता है आइल्स का, तो पीटी में आप पीटी में ट्राई करें और उसमें 7 ईच आ जाएगा, क्योंकि आप जो इस टाइप के बच्चे होते हैं उनका एकेडमिक स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो वर्ड पढ़े होते हैं ना उनको। तो कितना परसेंटेज कितना आपका बैचलर में? बैचलर में 65। एयू से होगा ना? हाँ तो ठीक है, आपका 7 ईच इनका नितेश जी, उसमें पीटी में स्विच करवाओ और 7 ईच लो। आपके हस्बैंड की बैचलर के डॉक्यूमेंट्स आप एक बार ज़रूर देखें, और शायद के ऊपर मत चलें आप ज़िंदगी में, क्योंकि शायद एक ऐसा वर्ड है जो कुछ भी करवा सकता है कल को। तो एक डॉक्यूमेंट्स देखें, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। पीआर और पीआर भी देखनी है और आपने अपना कल को करियर भी देखना, तो क्योंकि उसमें जॉब प्रोस्पेक्टिव अच्छे हैं। रफली अराउंड 70 to 80,000 का स्टार्टिंग पैकेज स्टार्ट हो जाता है, और नर्सिंग की अभी काफ़ी डिमांड है। साथ के साथ नए हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं, जैसे राउजिल में, न्यू साउथ वेल्स में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। वहाँ पे रफली अराउंड 7,000 नर्सेज की जरूरत पड़ेगी आफ्टर 2024। तो एक काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव है। लेकिन आप इसमें जाते हैं बायो में मास्टर्स ऑफ साइंस करने, तो उसमें पीआर नहीं बन सकती, क्योंकि डिग्री असेसमेंट नहीं होती है उसमें। तो अगेन आपको वो डिग्री करके भी आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग से ही उस कोर्स में जाएं जिसमें आपकी कल को पीआर के प्रोस्पेक्ट बने। और रिगार्डिंग योर पार्टनर, उनकी बैचलर हुई होनी चाहिए, इट्स मैंडेटरी। और तो उसके साथ साथ उनको फुल वर्किंग राइट मिलेगा, 40 आवर्स पर वीक विच इज़ इक्वल टू फुल वर्किंग राइट। आपको 20 आवर्स का वर्क राइट मिलेगा, और रफली अराउंड आपकी कॉस्ट पड़ेगी वही 11-12 लाख रुपए टोटल ऑल टुगेदर, बट यू नीड टू शो द मनी, रफली अराउंड 20 लैक्स। तो ये है सारा बिल्कुल एक। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से रोही जी इनके बच्चों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक बिटिया और है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है बेटा? सर माय नेम इज़ महक। जी, क्या पूछना चाहेंगी? सर मैं पूछना चाहूँगी कि मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और मैं कनाडा के लिए सोच रही हूँ, मैं जाने के लिए। सो उस रिगार्डिंग अभी मैं हायर एजुकेशन किसी वोकेशनल कोर्स के लिए सोच रही हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि मतलब कौन सा वोकेशनल कोर्स हो सकता है सो दैट मेरे को करियर अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा मिले। क्या आपने लगता है अभी आपका? ग्रेजुएशन किस में की, बीकॉम किया हाँ आपने? जी सर, मैंने बीकॉम। मेरे को ऐसे ही लगा आपने बीकॉम किया होगा, ऐसे चेहरे से भी पहचान लेते हैं कई बार। बीकॉम से क्या है कि बीकॉम मास्टर्स, देखो ग्रेजुएट डिप्लोमा में जा सकते हो और मास्टर डिग्री कर सकते हो, और उसके अंदर काफ़ी बीकॉम करने के बाद जैसे अकाउंटिंग इज द फील्ड जो आपसे रिलेटेड होती है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन सिस्टम टाइप से भी कुछ कर सकते हो, क्योंकि इट्स इंटीग्रेशन ऑफ आईटी एंड बिजनेस। उसके अलावा बिजनेस में भी आप कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा जॉब की मारा मारी रहेगा इन द फ्यूचर, ये गारंटी है कनाडा की बात करूँ तो। और उसके अलावा आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस हो गया, ये 3 कोर्सेज हैं। अब जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये वो कोर्सेज हैं, बट उनके आप कोर्स करिकुलम निकाल के देखोगे विच विल नॉट बी रिलेटेड टू योर स्टडी। सो ये 3-4 ही कोर्सेज है जो मैं आपको प्रेफर करूँगा। उसके अलावा सपोज करो आप और कुछ भी कर सकते हो, बट उसकी कंडीशन एक ही होती है, और वही कंडीशन होनी भी चाहिए, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको उसमें कल को अपना फ्यूचर दिखना चाहिए। सर यही बात है ना कि मतलब इंटरेस्ट एक मतलब हम उस वे में जाना चाहते हैं ना सो दैट कि हमें वहाँ पर अच्छा ग्रोथ सेक्टर हमें वहाँ पे मिले। सो दैट अभी मतलब ट्रेंड चल रहा है कि डाटा साइंस एनालिस्ट का अभी है थोड़ा,
डिमांड आने वाली है कि क्योंकि ये चीज़ें बहुत पॉपुलर होने वाली है कमिंग फ्यूचर में भी। सो मैं ये पूछ रही हूँ कि डाटा साइंस एनालिसिस के कोर्सेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए या फिर कोई और अदर वोकेशनल कोर्स है अवेलेबल जो मेरी प्रोफाइल को और भी अच्छा इन्हेंस करे और मेरी नॉलेज भी इम्प्रूव हो वहाँ जैसे डाटा साइंस एनालिटिक्स है, क्या बोलते हैं उसको, रोबोटिक साइंस वगैरह का भी काफ़ी ट्रेंड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इन द फ्यूचर ग्रोथ होगी इसमें, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि हमें अगले 10 साल क्लाउड कंप्यूटिंग का भी काफ़ी अच्छा है। बट दिस विल नॉट बी रिलेटेड टू योर बीकॉम। तो आपको अपनी फील्ड छोड़ के इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। इन चारों फील्ड में बहुत डिमांड आने वाली है। क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह तो काफ़ी अभी चल ही रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। आप इन चीज़ों को देखते हैं, जैसे आप कुछ भी चीज़ें बोलते हैं ना, आपके फ़ोन में अपने आप शो करने लग जाता है। तो वही चीज़ है, दैट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक साइंस का पार्ट है ये सारा। तो इसका डिमांड रहेगा इन द फ्यूचर, बट उसमें क्या है, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए वो करने के लिए, क्योंकि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी कॉम का है। कॉमर्स करने के बाद इस फील्ड में जाना टोटली डिफरेंट हो जाता है। आपका इंटरेस्ट होगा तो इसमें पीआर भी है, इसमें जॉब के स्कोप भी बहुत अच्छे हैं। नॉट ओनली अबाउट कनाडा, आप किसी भी कंट्री की बात बता रहा हूँ, इंडिया में भी बहुत अच्छा स्कोप है इसका। और उसके अलावा पीआर भी है, विदाउट एनी डाउट हो जाएगा इसमें। जी, ये थे प्रश्नों के उत्तर। जाते जाते आखिरी सवाल है, रोहित जी, हरियाणा का क्या स्टेटस है फॉरेन में? हरियाणा सर, देखो, अपनी अपनी निगाहें से बच्चे, हर कोई एजेंट हो गया, हर कोई लॉयर हो गया, अपनी अपनी निगाहों से देखते हैं। हरियाणा अभी काफ़ी, जैसे बाहर में जो किस बात को देखो, कई बंदे अगेंस्ट भी बोल सकते हैं कि नहीं हम हरियाणवी हैं, दबा नहीं करते, तो वो कहने वाली बातें अलग होती हैं। बट रियलिटी ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हरियाणा को बैन कर रखा है। आप ऑफर, सच्चाई है ये। हाँ जी, आप ऑफर लेटर नहीं निकलवा सकते हो। और पंजाब को भी बैन कर रखा है। जी। तो इनसे मैं यूनी का तो मैं क्या नाम लूँगा, बट क्या है कि रफली ऑस्ट्रेलिया की 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हरियाणा का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में उसको एडमिशन मिलते हैं। सपोज करें कि अभी मैंने एक क्लाइंट का एक यूनी में एडमिशन कराया है। शी इज़ फ्रॉम हिसार और उनके फादर पीएचडी कर रखी है, उन्हें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो साइंटिस्ट हैं। उनकी लड़की ने डीयू से बैचलर कर रखा है, आईपीयू से उन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है, और उनका जाके एक एडमिशन का जो मैंने देखा हिसार का, तो ये कंपेलिंग, मतलब काफ़ी एक डिफरेंट केस हो जाता है यूनी के लिए। अभी अब जैसे मैं इनका एग्जांपल लूँ, इनका ऑफर लेटर आने वाला ही नहीं है। अब ये भी सोचे तो इनका ऑफर लेटर नहीं आएगा, क्योंकि लोकल केयू से करना, केयू से या एमडीयू से, दो और भी यूनी है यहाँ पे शायद 4-5, तो वहाँ के ऑफर लेटर ही बैन कर रखे हैं। 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से ऑफर लेटर नहीं आ सकता। दोस्तों, आप सुन रहे थे, ये कड़वा सत्य है जो बाहर आएगा। बड़ा सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना। रोहित जी, आपने हमसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। टाइम कम था, नहीं तो और सारी बातें हैं जो कर सकते थे। कभी नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो और डिटेल में और बताएंगे आपको, जैसे यूनिवर्सिटीज़ का बताया इसमें। और इसका रीज़न मैं आपको 2 मिनट लूँगा, इसका रीज़न क्या होता है, हरियाणा को बैन करने का रीज़न क्या है। अभी सपोज करो आपने यूएनएसडब्ल्यू में 2018 में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला था, $6,000 बच्चे ने फ़ी पे करनी है और बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। हरियाणा से रफली अराउंड 140 स्टूडेंट जुलाई इनटेक 2018 में उस सेम कोर्स सेम यूनि में गया था। 140 में से एक भी बच्चे ने सेकंड सेमेस्टर में इनरोलमेंट नहीं किया, सब के सब बच्चों ने यूनि छोड़ दिया। 140 बच्चों में से एक भी बच्चा हरियाणा से ऐसा नहीं था, उसमें पंजाब भी था, दोनों भाई भाई हैं, तो उसमें ये था। तो ये है रीज़न। हाँ, जैसे कुछ जैसे एरियाज निकल के आते हैं, जैसे करनाल में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन वो यूनी क्या बोलती है, आप बाहर पढ़े होने चाहिए, क्योंकि एक जो लेवल है ना, ये हमें मानना ही मानना पड़ेगा। मैं भी बोलता था कि नहीं ये हो जाएगा, लेकिन हकीकत है। अब जो यहाँ से डिग्री करके और करनाल के किसी लोकल कॉलेज से, सर एक मैं आपके न्यूज़ चैनल को भी चैलेंज देता हूँ, न्यूज़ चैनल को, कि जिसने करनाल से, कुरुक्षेत्र से, सोनीपत से, पानीपत से और यहाँ से इन्होंने डिग्री कर रखी हो कॉलेज से, और यूएनएसडब्ल्यू की उनके पास डिग्री हो, एक बच्चा दिखा देना सर, मान जाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, रोहित जी आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आपको जाते जाते फिर हम एक बढ़िया सी बात तो बता ही देते हैं।
कोरम पूरा हो जाएगा। अच्छी बात बताना। आपने देखा किस तरह से रोहित जी ने सवालों के जवाब दिए चाय की चुस्की के अंदर। तो दोस्तों आपको बताएं जाते जाते प्रश्न क्या उठ रहा है। करनाल के हालातों की यदि हम बात करें, करनाल के हालात आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन इस समय एलनाबाद का जो चुनाव है हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासत के अंदर धमाका करने वाला है। सबकी नजरें वहीं टिकी हैं। तो जो राजनीति में है वो वहां टिके रहें, और जो एजुकेशन में रोजगार में जाना चाहते हैं तो वो पीआर एजुकेशन सोल्यूशन पर आ सकते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।